हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो चैप्टर 10 है उसकी शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना, कि वो भारत में किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। और इसके अलावा हमने हड़प्पा सभ्यता की जो शहरी योजना है और उसकी जो शहरी संरचना है उनके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। राइट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो भारत में हड़प्पन सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि कार्य किया जाता था उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। राइट, तुलनात्मक रूप से बहुत कम वर्षा वाला सिंधु प्रदेश आज बहुत उपजाऊ नहीं है, लेकिन अतीत के समृद्ध गांव और कस्बों से यह प्रमाणित होता है कि यह प्राचीन समय में उपजाऊ था। मतलब अगर हम भारत का मानचित्र बनाए, ये वाला, अगर हम भारत का मानचित्र बनाए, ये है ना, ये है हमारा प्यारा भारत। अगर इस भारत के मानचित्र में हम सिंधु घाटी सभ्यता को अगर डिनोट करें तो वो कहाँ पाए जाते हैं? इन क्षेत्रों में। राइट, इन क्षेत्रों में। तो आज के जो ये क्षेत्र हैं जिसमें हम राजस्थान का जो थार का रेगिस्तान हो गया, जो पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी इलाका हो गया, है ना, जो गुजरात का कच्छ वाला इलाका हो गया, है ना, जो राजस्थान के जो ये और हरियाणा का जो ये क्षेत्र हो गए, ये क्या है? अभी अनउपजाऊ क्षेत्र है। क्या है? अनउपजाऊ क्षेत्र। ये जो आज जो है वो अनउपजाऊ क्षेत्र है। लेकिन पिछले जो हड़प्पन सभ्यता में जैसे हमें प्रमाण मिले हैं उससे ये पता चलता है कि जो ये जो क्षेत्र है वो अनउपजाऊ क्षेत्र नहीं थे। वो क्या थे? उपजाऊ क्षेत्र थे। जैसे मैं बताता हूँ, तुलनात्मक रूप से बहुत कम वर्षा वाला सिंधु प्रदेश आज बहुत उपजाऊ नहीं है। मतलब ये जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है आज इतना उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। आज आप देखोगे तो उपजाऊ वाला क्षेत्र कौन सा है? गंगा नदी का जो इलाका है वो वाला क्षेत्र, जो दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं उनका जो डेल्टा इलाका है वो क्षेत्र, है ना, जो इलाका है वो जो है क्या है? उपजाऊ क्षेत्र है। लेकिन ये जो है वो क्षेत्र आज जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है वो उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। लेकिन अतीत में यह समृद्ध गांव और कस्बों से प्रमाणित होता है कि यह प्राचीन समय में उपजाऊ था। लेकिन हमें जैसे अवशेष मिले हैं इन सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, उन अवशेष से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे हमें कृषि के अवशेष मिले हैं, जैसे हमें अनाज के अवशेष मिले हैं ना, जैसे गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो क्षेत्र था वो जो है वो बहुत ही समृद्ध इलाका था। क्या था? समृद्ध था। यानी प्राचीन समय में यह बहुत समृद्ध था, लेकिन आज जो है वो समृद्ध नहीं है। राइट, फिर क्या है? आज वर्षा लगभग 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर के इतिहासकारों में से एक की सूचना अनुसार सिंधु भारत का एक उपजाऊ हिस्सा था। मतलब इससे पहले वाले मानचित्र में हमने पढ़ा था कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है तो वो मानसून जो अरब सागर से उत्पन्न होता है, जो मानसून जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उत्पन्न होता है, मतलब जिस मानसून की उत्पत्ति अरब सागर से होती है, जो मानसून की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से होती है, वो दोनों मानसून जब भारत की तरफ बढ़ते हैं और ये दोनों मानसून जब भारत की तरफ बढ़ते हैं, जब वो भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में यानी पहुंचते हैं तो वहां पर जो उनकी वर्षा की मात्रा होती जाती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। मतलब आज अगर हम देखें तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? केवल और केवल 15 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है। यानी औसत कितनी वर्षा होती है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन जो अलेक्जेंडर जो इतिहासकार है, यानी अलेक्जेंडर जो शासक था, उस अलेक्जेंडर के शासक के समय के जो इतिहासकार है उन्होंने लिखा है कि जो भारत का जो उत्तर पश्चिमी वाला सिंधु घाटी वाला जो क्षेत्र है उस समय में बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र, समृद्ध क्षेत्र था। राइट, ऐसे हमें को प्रमाण मिले हैं। पहले के समय में सिंधु क्षेत्र में अधिक प्राकृतिक वनस्पति थी जो बारिश कराने में अधिक भूमिका अदा करती थी। मतलब पहले जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में अच्छी वनस्पति हुआ करती थी, जैसे कि आज जो है वो नहीं है। आज जैसे कि थार का रेगिस्तान है, पाकिस्तान वाला रेगिस्तान वाला इलाका है ना, तो आज इतनी वनस्पति नहीं है वहाँ पर। लेकिन पहले जो है वहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ
उगती थी और उन वनस्पतियों के द्वारा वहां पर अच्छी बारिश हुआ करती थी इन सिंधु घाटी वाले इलाकों में। राइट फ्रेंड्स। इससे ईंटें पकाने और उसे कठोर बनाने के लिए लकड़ी की आपूर्ति होती थी। और इन जो रेगिस्तानी इलाकों में पहले जो है वनस्पति उगती थी, मतलब पहले जो सिंधु घाटी क्षेत्र में जो वनस्पति उगती थी, उसी वनस्पति की लकड़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो मिट्टी की जो ईंटें हैं उन्हें पकाते थे और इन पकी हुई मिट्टी की ईंटों से वो अपने घर, अपने अन्नागार और अपने जो स्नानागार है वो बनाते थे, ताकि और वही जो अवशेष है वो आज भी अपने को मिलते हैं। मतलब इन्होंने पक्की ईंटें का यूज क्यों किया? क्योंकि वहां पर वनस्पति जो थी वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध थी। राइट। कृषि के विस्तार और बड़े पैमाने पर चरावा और ईंधन की आपूर्ति से समय के साथ प्राकृतिक वनस्पति नष्ट होती गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब हड़प्पा सभ्यता में अच्छी जो वनस्पति वहां पर मौजूद थी, उस समय हमने पढ़ा था कि जो नवपाषाण काल था उसमें पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। किसकी? पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। जब धीरे धीरे पशुपालन की शुरुआत हो चुकी, पशुपालन आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे क्या हुआ, जब लोग इन वनस्पति क्षेत्रों में जो जंगली इलाकों में जब यानी इन पालतू पशुओं को चराने लगे, तो वैसे वैसे ये वनस्पति धीरे धीरे कम होने लगी। और जैसे जैसे वो ईंधन के लिए लकड़ी का यूज़ करने लगे ईंटों को पकाने के लिए, वैसे वैसे जो वनस्पति वो कम होने लगी। जैसे जैसे बारिश कम होने लगी इन क्षेत्रों में, वैसे वैसे भी जो है वनस्पति कम होने लगी। मतलब धीरे धीरे जो है चरवाहा क्षेत्र ईंधन की आपूर्ति के लिए, जब ये लकड़ी और कृषि के विस्तार के साथ, मतलब उन्हें कृषि का क्षेत्र जब बढ़ाना था, तब उन्होंने वनों को काटना शुरू कर दिया। जब इन्होंने ये प्रक्रियाएं शुरू की, मतलब ज़्यादा पशुपालन कराने लगे, वनों को काटने लगे, जब ये सब यानी जो कार्य वो करने लगे, उसके बाद जो उत्तर पश्चिमी भाग में जो सिंधु घाटी क्षेत्र है वहाँ पर जो वनस्पति हुआ करती थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। और जो मनुष्य है वो उस क्षेत्र से पूर्व की तरफ जो है वो पलायन करने लगे। राइट। क्षेत्र की उर्वरकता का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण सिंधु नदी का वार्षिक जलमग्न होना था, जो कि हिमालय की सबसे लंबी नदी है। मतलब अपने को इस बात के कैसे प्रमाण मिलते हैं कि वहां पर जल की अच्छी खासी उपलब्धता थी और वनस्पति जो थी वो अच्छी मात्रा में मौजूद थी, कि जो सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है वहां पर हर साल बाढ़ आती थी। क्या आती थी? बाढ़ आती थी। वो क्यों आती थी? कि जो हिमालय की जो नदियां हैं, जो आज हम देखते हैं, सिंधु नदी के अलावा गंगा नदी तंत्र जो आज देखते हैं ना, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं, उस समय वो नहीं था। उस समय ब्रह्मपुत्र नदी नहीं थी, उस समय गंगा नदी नहीं थी। उस समय हिमालय से निकलने वाली केवल एकमात्र नदी थी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी। और उसी सिंधु नदी में हर साल क्या आती थी? बाढ़ आती थी। और इसी बाढ़ के कारण वहां पर जो सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र है वहां पर क्या है? अच्छी खासी क्या है? वनस्पति जो है वो मौजूद थी, है ना। और उसी वनस्पति को धीरे धीरे उन्होंने, सिंधुवासी ने जो क्या किया, ईंटें बनाने के लिए ईंधन की तरह यूज करने लगे, है ना। और इस तरह से वो वनस्पति जो धीरे धीरे कम होने लगी और वो जो लोग है वो पूर्व की तरफ क्या होने लगे? पलायन करने लगे। राइट। सुरक्षा के लिए ईंटों से बनी दीवारों से संकेत मिलता है कि बाढ़ एक वार्षिक घटना थी। मतलब यहाँ पर जो सिंधु नदी के आसपास इन्होंने ईंटें की बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी थी, है ना। इन ईंटों की बड़ी बड़ी दीवारों से अपने को क्या संकेत मिलता है? मतलब इन बड़ी बड़ी दीवारों से अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जो है उन लोगों ने सिंधु नदी में जो हर साल बाढ़ आती थी, उस बाढ़ से बचने के लिए, है ना, उस बाढ़ से बचने के लिए उन सिंधुवासी ने उस नदी के आसपास जो है बड़ी बड़ी दीवारें बनाई थी। तो ये दीवारें किस ओर संकेत करती है? कि हर साल जो है सिंधु नदी में बाढ़ आती थी। राइट। जैसे नील ने मिस्र का निर्माण कर वहां के लोगों की सहायता की, उसी तरह सिंधु नदी ने भी सिंध का निर्माण कर और सिंधु वासियों को समृद्ध बनाया, है ना। जैसे आप विश्व के मानचित्र में देखोगे तो आप जो अफ्रीका है, अगर मैं अफ्रीका का एक रफ मानचित्र यहाँ पर बनाऊं ऐसे, अगर आप उस अफ्रीका के जो उत्तर वाला हिस्सा है वहां पर अगर आप देखोगे तो एक मिस्र नदी जो ऐसे कर उत्तर की तरफ जो है जाती है और वो भूमध्य सागर में जो है मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? भूमध्य सागर में जो है ये नदी
मिल जाती है। तो उत्तर की तरफ जैसे ये नदी जाती है और ये भूमध्य सागर में मिल जाती है, और उसी नदी के आसपास अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि आपको मिस्र सभ्यता मिलेगी। कौन सी सभ्यता मिलेगी? मिस्र सभ्यता मिलेगी। मतलब यहाँ पर ये लेखक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस नील नदी ने, कौन सी नदी ने? नील नदी ने, जिस प्रकार से इस नील नदी ने मिस्र वासियों को क्या किया? समृद्ध बनाया, उनको उपजाऊ जमीन प्रदान की, उनको जल प्रदान किया, उनको बारिश प्रदान की, उसी प्रकार यानी जिस प्रकार नील नदी ने मिस्र वासियों को समृद्ध बनाया, उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में सिंधु नदी ने उसके आसपास के क्षेत्रों को क्या बनाया? समृद्ध बनाया। मतलब जैसा काम मिस्र सभ्यता में नील नदी ने किया, वैसा ही काम सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी ने किया। राइट दोस्तों। नवंबर में सिंधु के लोग बाढ़ के मैदानों में बीज बोते और अगली बाढ़ से पहले अप्रैल में अपनी फसल गेहूं और जौ को काट लेते थे। मतलब अपने पढ़ा ना कि हर साल जो है वो सिंधु नदी में हर साल बाढ़ आती थी। कैसे पता चला बाढ़ आती थी? कि हम अपने को यहाँ पर ऐसे प्रमाण मिले हैं ना, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें मिली है जो ये बताती है कि उन लोगों ने इन दीवारों का निर्माण उस बाढ़ से बचने के लिए किया था। इसके अलावा आपको उस सिंधु नदी के आसपास जब बाढ़ आती थी तब लोग क्या करते थे? उस बाढ़ वाले इलाकों में जब पानी नीचे उतर जाता था तो वो वहाँ पर क्या करते थे? जो फसल होती थी उस फसलों के बीज बोते थे, और उस फसल के बीज को वो जब अगली बाढ़ आती थी उससे पहले वो काट देते थे। मतलब हम आज भी देखते हैं जो गंगा वाला इलाका है, जो है ना, आप यहाँ देखोगे गंगा वाला जो इलाका है वहाँ पर जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर बहुत सारी जैसे सोन नदी हो गई है ना, इन नदियों क्या होती है? अपने साथ बाढ़ लाती है हर साल। तो हर साल जब बाढ़ आती है तो आसपास का इलाका जो है वो क्या हो जाता है? जलमग्न हो जाता है। क्या हो जाता है? जलमग्न हो जाता है। उस जलमग्न होने के कारण वो आसपास का क्षेत्र क्या हो जाता है? अच्छी तरह से उपजाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? उपजाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? उपजाऊ हो जाता है। और इस उपजाऊ के कारण क्या हो जाता है? वो जो जमीन है वो किसी फसल को बोने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यही जो चीज़ें है वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी सिंधु नदी करती, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी होता था। सिंधु नदी में जब बाढ़ आती थी उस बाढ़ से जो आसपास वाली ज़मीन जो होती है उपजाऊ हो जाती थी, और उस उपजाऊ ज़मीन का उपयोग जो है सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? अपनी फसलों को उगाने के लिए करते थे। राइट। यहाँ कोई कुदाल व हल नहीं पाया गया है, लेकिन कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा काल में मिले नालों से पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान राजस्थान में खेतों की जुताई होती थी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता से कुदाल मतलब कुल्हाड़ी, कुदाल और हल जो है उसके प्रमाण नहीं मिले हैं। मतलब अपने को हड़प्पा सभ्यता से कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि जो हल की आकृति के हो, जो कुदाल की आकृति के हो, है ना। लेकिन अपने को सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है कौन सा? कालीबंगन। कौन सा? कालीबंगन। राजस्थान में आपको मिलेगा कालीबंगन। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि कालीबंगन कहाँ स्थित है। आप मैप में जाकर देखोगे तो कालीबंगन जो राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान के जो कालीबंगन में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है वहाँ पर आपको ऐसे प्रमाण मिलेंगे कि वहाँ पर लोग जो है हड़प्पा कालीन लोग कृषि किया करते थे। कैसे प्रमाण मिलेंगे? जब वो खेत को जोतते थे तो ऐसे बीच में ऐसे नालों जैसे बनाते थे, है ना, ऐसे इस नालों के ऊपर जो है वो बीज बोया करते थे यहाँ पर। तो ऐसे नालों के प्रमाण अपने को कालीबंगन जो सिंधु घाटी स्थल है वहाँ से अपने को मिले हैं। राइट दोस्तों, ये ऐसे प्रमाण जो अपने को मिले हैं कि जो वो नालों के समान, वो आपने कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन जो राजस्थान में हड़प्पा कालीन स्थल है वहाँ से मिले। लेकिन अपने को सिंधु घाटी स्थल से किसी भी प्रकार के कुदाल के और किसी भी प्रकार के हल के जो है उदाहरण अपने को नहीं मिले हैं, यानी हल के प्रमाण और कुदाल के प्रमाण अपने को नहीं मिले हैं। राइट। हड़प्पा के लोगों ने शायद बैल द्वारा खींचने वाले लकड़ी के हल का प्रयोग खेती में किया और इसके लिए ऊंटों का भी इस्तेमाल किया होगा। यानी वो कह रहे हैं कि अपने को हल के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन अपने
यानी जो अनुमान लगाते हैं, जो इतिहासकार है वो अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल के जो लोग हैं वो शायद हो सकता है कि बैलों का उपयोग करते हो सकता है कि वो ऊंटों का उपयोग करते हो और इन ऊंटों तथा बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का वो उपयोग करते हो। ऐसे अपने को प्रमाण मिलते हैं। फसलों की कटाई के लिए पत्थर की हंसिया का इस्तेमाल किया जाता होगा। हंसिया मतलब क्या होती है? ऐसा यहाँ पर लकड़ी से होता है और यहाँ से तीखा होता है, ये ऐसा तीखा होता है। ये इसको क्या करते हैं? फसल काटने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि फसल काटने के लिए वो हंसिया जैसी आकृति का एक औजार यूज़ करते हो, और ऐसे औजार जो है अपने को क्या मिले हैं? अवशेष के रूप में जो है अपने को आज हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं। राइट। फसलों की कटाई के लिए पत्थर की हंसिया का इस्तेमाल किया। ये हंसिया किसकी बनी होती थी? पत्थर की। किसकी बनी होती थी? पत्थर की, क्योंकि उस समय तो लोहे का आविष्कार हुआ ही नहीं था। आज अपन देखते हैं ना, तो आज आपको अगर गांव में जो फसल काटने के लिए हंसिया का इस्तेमाल करते हैं वो लोहे की बनी होती है, लेकिन उस समय तो लोहा का आविष्कार हुआ ही नहीं था। उस समय तो केवल वो तांबा जानते थे और टीन जानते थे, और टीन और तांबे से वो कांसा बनाना जानते थे, है ना। तो वो जो एक हंसिया थे वो किसकी बनाते थे? हंसिया को बनाते थे वो किसकी? पत्थर की। किसकी बनाते थे? पत्थर की हंसिया का इस्तेमाल करते थे उसको फसलों को काटने के लिए। राइट। जल संग्रह के लिए बांधों के से गिरे गबरबंद या नाला बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों की एक विशेषता थी, लेकिन धारा या नहर इस्तेमाल संभवतः सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था। मतलब हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो जल संग्रह है उसके प्रमाण मिले। और जल संग्रह किसमें किया जाता था? नाले में, यानी नाले के अपने को प्रमाण मिले। लेकिन ये कह रहे हैं कि अपने को जो फसल सिंचाई के लिए जो नहरें होती है उसके प्रमाण अपने को नहीं मिले हैं, मतलब, है ना। यानी नहरों के प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन नालों के प्रमाण मिले। जो पानी इकट्ठा करने के लिए जो नाले बनाए जाते हैं ना, उस नालों के प्रमाण तो अपने को मिले हैं, लेकिन नहरों के प्रमाण अपने को नहीं मिले। राइट। हड़प्पा गांव जो ज्यादातर बाढ़ के मैदानों के पास स्थित थे, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि कस्बे के लोगों के लिए भी पर्याप्त अनाज का उत्पादन करते थे। मतलब इससे पहले वाली जो हमने ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कृषि करने वाले जो लोग थे वो केवल अपनी पूर्ति के लिए ही अनाज का उत्पादन कर पाते थे। यानी वो इतना ज़्यादा अनाज उत्पादन नहीं कर पाते थे कि वो जो शहरों में लोग रहते थे उनको वो अनाज उपलब्ध करा सके। इसीलिए जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो थी ना, वो ग्रामीण संस्कृति थी। पढ़ा ना अपन ने पहले कि जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी उस वहाँ के जो लोग थे और जो वहाँ के जो अधिकतर मनुष्य थे वो क्या करते थे? कृषि करते थे। और जो ये जो पाषाणकालीन संस्कृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? अब ग्रामीण संस्कृति। और ग्रामीण संस्कृति क्यों थी? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो इतनी मेहनत करते थे, फिर भी वो क्या करते थे? इतनी मेहनत के बावजूद भी वो केवल और केवल अपनी आवश्यकता जितनी होती थी उतना ही अनाज जो है वो उत्पादन कर पाते थे। यानी सरप्लस जो है वो अनाज उत्पादन वो नहीं कर पाते थे। लेकिन अपन अगर हड़प्पा कालीन संस्कृति की बात करें तो वहाँ पर जो हड़प्पा कालीन स्थल है वहाँ से अपने को ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो कृषि करने वाले लोग थे वो क्या करते थे? अपनी उत्पादन के लिए, यानी अपनी ज़रूरत के लिए तो कृषि का उत्पादन करते ही थे, साथ में वो सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा जो है वो अनाज का भी उत्पादन करते थे, और वो एक्स्ट्रा अनाज वो किसको उपलब्ध कराते थे? जो शहरों में जो लोग रहते थे, है ना। अपन ने अभी पढ़ा ना जो हड़प्पा सभ्यता थी वैसे उसमें किस टाइप से लोग रहते थे? दो तरह से लोग रहते थे। एक ये तो था कौन सा? शासक लोग यहाँ रहते थे, है ना। और ये था निचला नगर। पढ़ा ना अभी निचला नगर। या निचले नगर में कौन रहते थे? कृषि करने वाले लोग रहते थे। राइट। जो मजदूर वर्ग होता था वो यहाँ रहता था, है ना। और ये जो था किला था, और इस किले में कौन रहते थे? जो टीला था, टीला या किला कह सकते हैं अपन इसको। इस टीले में कौन रहते थे? शासक वर्ग रहते थे। और इन शासक वर्ग तो खेती करते नहीं थे, तो इन शासक वर्ग को अनाज कौन उपलब्ध कराता था? जो ये कृषि करने वाले जो मजदूर होते थे, वो कृषक होते थे, वो इन शासक वर्ग को
अनाज उत्पादन कर यानी अनाज का जो उपलब्ध कराते थे। अब ये अनाज उपलब्ध कब कराएंगे? जब वो इतना अनाज यानी उत्पादन करेंगे जितना अनाज इनके लिए उपयोग हो जाए और उसके बाद कुछ अनाज बच जाए, राइट। तो ये जो है हड़प्पा शालीन स्थल में जो कृषक थे वो अपनी आवश्यकता पूर्ति के अलावा भी अनाज का उत्पादन करते थे, जो अनाज वो शहरी क्षेत्रों में जो शासक वर्ग है या फिर जो व्यापारी वर्ग है उनको ये जो अनाज उपलब्ध कराते थे, राइट। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ कारीगरों, व्यापारियों और शहर में रहने वाले अन्य लोगों के लिए भी निश्चित ही कठोर श्रम किया होगा। तथा वे खाद्य उत्पादन गतिविधियों के बारे में बहुत परेशान नहीं थे। मतलब हमें यहाँ पर ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो लोग हैं वो इस बात से परेशान नहीं थे कि वो खाद्य उत्पादन कहीं कम ना हो, है ना, इस बात से परेशान नहीं थे। मतलब उनको ये निश्चिंतता थी, यानी वो इस बात से निश्चित थे कि भारत में जो उस समय जो हड़प्पा कालीन स्थल के जो कृषक हैं वो इतना उत्पादन कर लेंगे कि वो व्यापारियों, कृषक, शासकों जो हैं उनको भी वो अनाज उपलब्ध करा दे, राइट। सिंधु सभ्यता के लोगों ने गेहूं, जौ, राई, मटर जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया। अब यह बता रहे हैं कि कौन कौन सा जो फसलों का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, है ना। तब 2 प्रकार के गेहूं और जौ उग चुके थे। मतलब 2 प्रकार के गेहूं का उत्पादन करते हैं, 2 प्रकार के तो गेहूं और 2 प्रकार की जौ का उत्पादन जो है उस समय में सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। बनवाली मतलब हरियाणा में जौ की पर्याप्त मात्रा की खोज की गई है, यानी हरियाणा में तो जौ के जो है वो अवशेष मिले हैं। इसके अलावा तिल व सरसों उपजाए जाते थे। हालांकि लोथल में यानी जो गुजरात है वहां पर हड़प्पा लोगों की स्थिति भिन्न मालूम होती है। ऐसा लगता है कि ईसा पूर्व 1800 से पहले लोथल के लोग धान उपजाते थे जिसके अवशेष पाए गए हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल है उन अलग अलग स्थलों से अलग अलग अनाज के प्रमाण अपने को मिले हैं। जैसे आप अगर गुजरात में चले जाओगे, है ना, गुजरात में जो लोथल है ना, गुजरात में जो लोथल जो हड़प्पा कालीन स्थल है वहाँ से आपको धान के प्रमाण मिलेंगे, है ना। अगर आप उत्तर में चले जाओगे, बनवाली हरियाणा में चले जाओगे ना, बनवाली हरियाणा में अगर चले जाओगे तो वहाँ आपको गेहूं के, है ना, या फिर जौ के इसके प्रमाण मिलेंगे, है ना। तो अलग अलग क्षेत्र जो है वहाँ पर आपको अलग अलग प्रमाण जो है वो फसलों के मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो सभी प्रकार के लगभग अनाजों का उत्पादन करते थे। आवश्यकता के लिए जो सभी प्रकार के अनाज होते हैं उनका उत्पादन वो करते थे। समझ में आया दोस्तों? इसके अलावा तिल व सरसों का उपजाए जाते थे, है ना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और संभवतः कालीबंगन में भी बड़े बड़े अन्नागारों के अनाज संग्रह किया जाता था। मगर जो यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अन्नागार है इनके बारे में अपन ने अभी पहले पढ़ा था। अन्नागार मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर अन्न को इकट्ठा किया जाता है। अन्न मतलब होता है अनाज को इकट्ठा जहाँ पर किया जाता है, उन्हें अन्नागार कहते हैं। तो ऐसे अन्नागार जो हैं हमें कालीबंगन से भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता से भी ऐसे जो अन्नागार है अपने को उसके अवशेष मिले। मतलब अन्नागार इतने बड़े बड़े मिले, इसका मतलब क्या है? समझो इस बात को। अपने को ऐसे बड़े बड़े अन्नागार मिले, इसका मतलब क्या है? वहाँ के शासकों ने इतने बड़े अन्नागार क्यों बनाए होंगे? इसका मतलब कुछ अनाज होता होगा तभी बनाए होंगे, ऐसे ही तो क्यों बनाएंगे? तो ये बड़े बड़े अन्नागार क्या बताते हैं कि वहाँ पर कृषि की पैदावार जो अच्छी थी, यही तो बताते हैं। यही तो अनुमान है, यानी इन अवशेषों से हमने यही तो अनुमान लगाया है। जैसे समझो, जैसे कि वहाँ के लोग जो इतने बड़े बड़े अन्नागार क्यों बनाएंगे? इतना अनाज उत्पादन होता होगा तभी तो बनाएंगे। अगर इतना अनाज उत्पादन होता ही नहीं, अगर नहीं होता तो क्या बनाते छोटे अन्नागार बनाते। लेकिन ऐसे बड़े बड़े अन्नागार का मिलना यह संकेत देता है कि उस समय जो कृषि की पैदावार थी वो उच्च स्तर की थी। राइट दोस्तों? संभवतः किसानों से कर के रूप में अनाज प्राप्त किया जाता था, जैसे टैक्स लिया जाता था। जैसे आज अपने सरकार अपने टैक्स लेती है कि नहीं लेती है, पैसों के रूप में, मनी के रूप में टैक्स लेती है। तो वैसे जो है उस समय जो शासक वर्ग जो था वो जो टीले में रहता था, यहाँ ये जो शासक वर्ग था वो क्या करता था, जो टैक्स लेता था वो मनी के रूप में न लेकर किसके रूप में लेता था? अनाज के रूप में।
मतलब उस समय जो राजा थे ना, वो जो कृषक है, जो कारीगर है, उनसे टैक्स कैसे लेते थे? अनाज के रूप में लेते थे, राइट। साथ ही आपात स्थिति पड़ने पर या उससे मजदूरी के भुगतान के लिए भी, साथ ही आपात स्थिति पड़ने पर या इसे मजदूरी के भुगतान के लिए संग्रह किया जाता था। मतलब आपात जब पड़ता था तब मजदूरी के रूप में भी टैक्स लिया जाता था। यह सादृश्यानुमान मेसोपोटामिया के शहरों से लगाया जा सकता है कि यह मजदूरी के रूप में जो दिया जाता था। मतलब अगर कोई राजा के दरबार में कोई काम करता, ठीक है, अगर कोई राजा के दरबार में अगर कोई काम करता था तो उसे जो है वो पैसे ना देकर, क्योंकि पैसे तो उस समय होते तो थे, यानी उसे पैसे ना देकर उसे क्या दिया जाता था? अनाज दिया जाता था। यानी अगर आप राजा के दरबार में अगर कोई किसी भी तरह का काम करते हो, मतलब आप राजा के दरबार में सेना में हो मान लो, अगर आप उसके सेवक वर्ग में हो, तो कैसे भी अगर आप राजा के दरबार में अगर उस समय काम करते थे तो आपको क्या मिलता था? अनाज मिलता था। अनाज के रूप में क्या मिलता था? जौ मिलता था। तो यानी ये चीज़ें किस ओर संकेत करती है कि राजा काम के बदले अनाज क्यों दे रहा है? इसका मतलब अनाज ज़्यादा उत्पादन होता होगा तभी दे रहा है। अगर अनाज कम उत्पादन होता तो राजा क्या देता? कोई दूसरी चीज़ देता काम के बदले में। तो अनाज का देना मतलब ये इंगित करता है कि उस समय अनाज की खेती जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे और इस वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंधन नाम दिया है, जो सिंध से लिया गया है ना। यानी ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपास उत्पादन का जो उत्पादन करते थे सबसे पहले लोग थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले लोग थे जिन्होंने कपास का उत्पादन जो है वो प्रारंभ किया था। इसीलिए जो यूनानी है इसे क्या कहते हैं? सिंधन। क्या कहते हैं? सिंधन कहते हैं। और ये वर्ड किसे लिया इन्होंने? सिंधु सभ्यता से लिया है। किसे लिया है? सिंधु घाटी, सिंधु नदी से, सिंध से लिया है। सिंधु नदी के पास जो सिंध स्थान है ना, वहाँ से उन्होंने लिया है सिंधन वर्ड। और ये सिंधन वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया है जो कपास का उत्पादन करते थे, है ना। तो ये अपन ने क्या पढ़ा? जो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि है उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों। इसमें हमने पढ़ा कि जो आज जो हम जिस क्षेत्र को, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को आज जो अनउपजाऊ क्षेत्र है, वो प्राचीन समय में इतना अनउपजाऊ नहीं था। उस समय वो बहुत ही उपजाऊ था। क्यों था उपजाऊ? क्योंकि वहाँ पर बहती थी सिंधु नदी और उस सिंधु नदी में आती थी हर साल बाढ़, और उस बाढ़ से जो आसपास की भूमि हो जाती थी उपजाऊ, और उसी उपजाऊ पर वो लोग जो है, उसी उपजाऊ जमीन पर जो लोग हैं उस समय जो कृषि की जो पैदावार है वो किया करते थे, राइट दोस्तों। तो इसका मतलब वो कृषि क्यों किया करते थे? अच्छी पैदावार क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी नदियाँ थी, राइट। तो इस पॉइंट में हमने पढ़ा कृषि के बारे में, राइट दोस्तों। अब अगला जो पॉइंट है वो है पशुपालन। कौन सा पॉइंट है? पशुपालन। अब अपन पढ़ेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो लोग थे वो पशुपालन कितना अच्छा करते थे। पशुपालन जो है वो कैसे करते थे? अभी पढ़ा ना, पशुपालन की शुरुआत और कृषि की शुरुआत कब हो गई थी? नवपाषाण काल में हो गई थी, है ना। और ताम्रयुगीन सभ्यता में भी हो गई थी, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता में तो अच्छी विकसित अवस्था में थी पशुपालन और कृषि की जो व्यवस्था थी। तो अब अपन पढ़ेंगे पशुपालन जो है वो कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में, राइट। हालांकि हड़प्पा के लोगों ने खेती भी की और बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपालन भी करते थे और कृषि भी जो है वो करते थे। मतलब दोनों में ही निपुण थे वो। बैल, भैंस, बकरियां, भेड़ और सूअर का पालन किया गया। यानी वो पशुपालन में किन किन पशुओं को पालते थे? बैल को, भैंस को, बकरियों को, भेड़ को, सूअर को, इन जानवरों को जो वो है पालते थे। उबड़ वाले ऊंट और बैलों को हड़प्पा के लोगों ने पसंद किया। अभी मैंने आपको पहले बताया था, इससे जस्ट पहले वाला कृषि में, कि वो हल जोतने के लिए किस जानवरों का यूज़ करते थे? ऊंट का यूज़ करते थे और बैल का यूज़ करते थे, राइट। यानी कि जो बैल है और जो ये ऊंट है उनके लिए कृषि में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वो ऊंट और बैल को जो वो क्या करते थे? पूजते थे। क्या करते थे? पूजते थे। आप अगर आप हड़प्पा से जो सभ्यता है उसकी मोहरों को देखेंगे, मोहरों को अगर आप देखोगे तो उन मोहरों को आप क्या
आपको मिलेगा तो आपको इन मोहरों पर ऊंट और बैल के जो है वो निशान मिलेंगे, यानी चित्र मिलेंगे। यानी उन्होंने अपनी मोहरों पर ऊंट और बैल के चित्र क्यों बनाए? सोचो क्यों बनाए होंगे? क्यों? क्योंकि वो ऊंट और जो बैल है उनके लिए पूजनीय है, क्योंकि वो कृषि में उनका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए तो उन्होंने इनके चित्र बनाए हैं। तो वे ऊंट और जो बैल है उनका जो है वो लोग कृषि में यूज करते थे और उनको वो बहुत पसंद भी करते थे उस समय के लोग। शुरू से ही कुत्ते और बिल्लियों के प्रमाण मिलते हैं, मतलब अपने को वहाँ जो पालतू पशु है उसमें कुत्ते के प्रमाण भी मिलते हैं, मतलब कुत्ते को भी पालते थे और बिल्लियों को भी पालते, जैसे आज पालते नहीं पालते लोग, वैसे वो बिल्ली और कुत्तों दोनों को पालते थे, है ना। गधे व ऊंट भी पाले जाते थे, मतलब ऊंट तो अभी पढ़ाया मैंने, ऊंट पाले जाते थे, गधे भी पाले जाते थे। अब सोचो गधे कहाँ पाले जाते होंगे? जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ तक फैली है? गुजरात तक फैली है ना। और जंगली गधे जो आजकल उसके प्रमाण कहाँ मिलते हैं, यानी आज कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो गुजरात में फैले स्थल है, जैसे लोथल हो गया, है ना, वहाँ पर जो है वो गधे को पालतू जानवर बनाया जाता होगा, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं ना, अवशेषों से हम अनुमान लगा रहे हैं। निश्चय ही इनका उपयोग बोझ उठाने और ऊंट को खेतों में जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। मतलब ये जो गधे हैं, जो ऊंट हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता होगा? बोझ उठाने के लिए, खेतों में जुताई करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। सतही तौर पर घोड़ों का सबूत मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति से मिला है। देखो मैंने बताया ना। अब अपने को कैसे पता चलता है कि वो लोग घोड़े को भी पालते थे, है ना। अब देखो एक और चीज है, मैंने अभी आपको कितने पशुओं के नाम बताए, ऊंट के नाम बताया, बैल के नाम बताया, गधे का नाम बताया ना, लेकिन अपने कुत्ते का नाम बताया, ये देखो कुत्ते का नाम बताया, बिल्ली का नाम बताया, लेकिन इसमें अपने घोड़े का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष नहीं मिले, यानी घोड़े के अवशेष जो है वो, घोड़े के जो अवशेष है वो अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले, लेकिन लोगों को ऐसे मूर्तियां मिली है। किसकी मूर्तियां मिली है? घोड़े की मूर्तियां मिली है, मतलब ऐसी छोटी छोटे खिलौने जैसी मूर्तियां मिली है, ऐसी खिलौने जैसी छोटी छोटी मूर्तियां मिली है, ऐसी खिलौने जैसी छोटी छोटी मूर्तियां मिली है। उस, है ना, ऐसी छोटे छोटे खिलौने जैसी मूर्तियां मिली है। इस मूर्ति से आज के इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि उस समय के जो हड़प्पावासी थे वो घोड़े से क्या थे? परिचित थे। क्या थे? घोड़े से जो है उस समय के जो लोग हैं वो क्या थे? परिचित है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और इन मिट्टी की मूर्ति को क्या कहते हैं? टेराकोटा। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी की कला, है ना, टेराकोटा। टेराकोटा आर्ट पढ़ा होगा तुमने। और ये जो मिट्टी के घोड़े के जो अवशेष मिले हैं, यानी जो मिट्टी के टेराकोटा मूर्ति जो मिली है वो कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है और लोथल में मिली। लोथल मतलब गुजरात और मोहनजोदड़ो मतलब पाकिस्तान से अपने को मिली है। एक घोड़े के अवशेष पश्चिमी गुजरात स्थित सूरकोतड़ा से भी मिले हैं, यानी घोड़े के जो अवशेष हैं, घोड़े के जो अवशेष हैं वो अपने को गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में एक स्थल है सूरकोतड़ा। क्या है? सूरकोतड़ा। अभी पढ़ाया था मैंने आपको पहले वाली वीडियो में, सूरकोतड़ा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और उस सूरकोतड़ा से आपको घोड़े के जो अवशेष है वो भी मिले हैं। राइट दोस्तों? राइट दोस्तों, जो घोड़े के अवशेष हैं वो मिट्टी की मूर्तियों के रूप में मिले हैं या फिर अवशेष के रूप में मिले हैं? कहां पर? गुजरात के सूरकोतड़ा में। राइट, जो कि ईसा पूर्व 2000 के आसपास का है। मतलब ये जो अवशेष सूरकोतड़ा में घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने माने जाते हैं? लगभग 2000 ईसा पूर्व के, लगभग 2000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। लेकिन इसकी पहचान संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब इसमें कुछ वो है, डाउट से। क्या है? डाउट है। डाउट क्या है? डाउट ये है कि वो अवशेष घोड़े के अवशेष है या नहीं है, इसमें डाउट है। किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृति घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। मतलब घोड़े के अवशेष इतने कम मिले हैं, इतने कम मिले हैं कि अपन ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो घोड़ों से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे, केवल थोड़ा बहुत जानते थे, यानी घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी मतलब क्या है कि हड़प्पा वासी के जो लोग हैं वो
घोड़ों का इतना इस्तेमाल नहीं करते थे। मतलब अपने को घोड़े के केवल छुटमुट जो है वो अवशेष मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर बेल के अवशेष मिले हैं। जैसे कि बेल केंद्रित हड़प्पा सभ्यता थी। बेल केंद्रित मतलब बेल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन घोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उनके लिए उस समय में। तो इसलिए ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। प्रारंभिक और विकसित हड़प्पा सभ्यता में न तो घोड़े की हड्डियां पाई गई है, न ही उसकी कोई अस्तित्व पाए गए हैं। प्रारंभिक यानी पूर्व हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक और विकसित हड़प्पा सभ्यता, इस दोनों ही हड़प्पा सभ्यता में न तो अपने को घोड़े के अवशेष मिले हैं और न ही घोड़े के कोई अस्तित्व जो है उसके प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह से परिचित थे। मतलब हाथी को तो जानते थे, हाथी से वो परिचित थे, गेंडे से भी परिचित थे। वो गेंडा जो होता है ना, उससे भी वो परिचित थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। सोचो, अब देखो उन्होंने हाथी कहाँ देखा होगा? उन्होंने हाथी शायद, वो तो पश्चिम बंगाल लगभग यहाँ पर आ जाता है ना, तो वो भी परिचित थे वो। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेरियाई शहरों ने हड़प्पा के लोगों की तरह ही वस्तुतः समान रूप से अनाज का उत्पादन और जानवरों का पालन किया। मतलब मेसोपोटामिया के समकालीन जो सुमेरियाई शहर है, उन्होंने भी हड़प्पा के लोगों की तरह ही क्या किया? अनाज का उत्पादन किया, जानवरों को पशुपालन शुरुआत किया वो। लेकिन गुजरात के हड़प्पा के लोगों ने धान की खेती की और हाथी पाला, और मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था। मैंने बताया ना, हाथी कहाँ में यानी उस समय था, तो हाथी जो कहाँ था? गुजरात के जो लोथल है, गुजरात में जो लोथल है, जो दूसरे जो हड़प्पा कालीन स्थल है, वहाँ पर जो है वो हाथी को क्या किया जाता था? पाला जाता था, राइट। लेकिन ये हाथी जो है वो मेसोपोटामिया में आपको नहीं मिलेगा। यानी मेसोपोटामिया में जो हाथी को नहीं पाला जाता, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी को पाला जाता था। मेसोपोटामिया में लोग धान की खेती भी नहीं करते थे, लेकिन हड़प्पा काल में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता में धान की खेती करते थे, गुजरात के लोग करते थे ना। तो ये यहाँ पर है जो पशुपालन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि कौन कौन से पशु पालते थे ना। बैल उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, ऊँट उनके लिए इम्पोर्टेंट था, वो घोड़े से परिचित नहीं थे, है ना। वो धान और गेहूँ जौ की खेती किया करते थे, है ना। धान कहाँ पाया जाता था? गेहूँ का उगाते थे। तो ये जो है हमने पशुपालन के बिंदु में अध्ययन किया, राइट। एक और पॉइंट है कारीगरी और शिल्प। इसी अध्याय में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका बिंदु है कारीगरी। यानी अब इसमें पढ़ेंगे कि ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये अपन पढ़ रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता है। क्यों नाम है इसका हड़प्पा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर है हड़प्पा, और इसी कारण से उस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। या फिर जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता नाम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिंधु नदी के आसपास स्थित थे। तो इस सिंधु सभ्यता और इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ पढ़ रहे हैं। हमने थोड़ी शुरू में जो परिचय है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने पशुपालन के बारे में पढ़ा, फिर हमने कृषि के बारे में पढ़ा, फिर हमने शहरी योजना के बारे में पढ़ा। ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो बिंदु है वो कारीगरी का और शिल्प का। किसका? शिल्प। कारीगरी मतलब कैसे कैसे कारीगर उस हड़प्पा सभ्यता में रहते थे और कैसे कैसे शिल्पकार कौन से शिल्प बनाते थे, इस बारे में इस बिंदु में हमको बताया गया है, राइट फ्रेंड्स। सिंधु क्षेत्र में कस्बों का उदय कृषि संचय और कांस्य के औजारों के निर्माण के अलावा अन्य शिल्प और व्यापक तौर पर व्यापार और वाणिज्य पर आधारित था। मतलब जो सिंधु क्षेत्र में जो कस्बे थे, कस्बे मतलब होता है जो गांव के बाहर जो क्षेत्र होता है जिनमें व्यापार, जिनमें जो अनाज है उनका, यानी जिसमें व्यापार किया जाता है। कस्बा वो होता है जहाँ पर व्यापार किया जाता है। तो सिंधु क्षेत्र में कस्बों का उदय कृषि संचय, कांस्य के औजारों का निर्माण के अलावा अन्य शिल्प और व्यापक तौर पर व्यापार और वाणिज्य पर आधारित था। मतलब कस्बों में क्या होता था? व्यापक तौर पर व्यापार होता था, शिल्प का उत्पादन होता था, अनाज और कांस्य के औजारों का जो है वो बेचा जाता था, वो ये कस्बों में होता था। इसे भारत में प्रथम शहरीकरण के रूप में माना जाता है। यानी कस्बे जो हैं वो भारत का जो प्रथम शहरीकरण है हड़प्पा सभ्यता का, उसके रूप में माना जाता है। भारतीय प्रथम शहरीकरण, भारतीय प्रथम शहरीकरण, भारत का जो प्रथम शहरीकरण है उसके रूप में माना जाता है ये इन कस्बों का निर्माण। हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युग से संबंधित है। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता कौन सी युग है? कांस्य युग है।
तो हड़प्पा का जो शहरी संस्कृति वो क्या होगी, कांस्य युग से संबंधित होगी। हड़प्पा के लोग पत्थरों के कई औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और उपयोग से परिचित थे। मतलब ये कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन इस समय में लोग पत्थर के औजार भी यूज़ करते थे और कांसे के औजार भी यूज़ करते थे, यानी दोनों तरह से बने हुए औजारों का वो यूज़ करते थे। आमतौर पर तांबे के साथ टीन के मिश्रण से कांस्य बनाया जाता था, लेकिन उस उद्देश्य के लिए वे कभी कभी तांबे के साथ आर्सेनिक भी मिलाते थे। मैंने आपको अभी पहले बताया कि हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे के साथ क्या मिलाते थे, टीन मिलाते थे, और उससे वो क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे, है ना। और इस कांसे का उपयोग वो क्या करते थे, औजार बनाने में करते थे, है ना। और कभी कभी वो तांबे के साथ क्या मिलाते थे, कभी कभी वो तांबे के साथ आर्सेनिक भी मिला देते थे, है ना। और इस तांबे व आर्सेनिक को मिलाकर भी वो नई धातु बनाते थे, और उस धातु से वो क्या करते थे, नए नए औजार बनाते थे। और जो औजार होते थे इनके द्वारा जो बनाए जाते थे कांसे से और तांबे के साथ जो आर्सेनिक मिलाकर जो औजार बनाए जाते थे, वो औजार जो है वो ज़्यादा यूजफुल होते थे एज़ कम्पेयर टू पत्थर के औजारों से और तांबे के औजारों से। समझे दोस्तों। चूंकि हड़प्पा में आसानी से न तो टीन की उपलब्धता न तांबे, इसलिए इस क्षेत्र में कांस्य के औजारों का विस्तार नहीं हुआ। मतलब हड़प्पा के क्षेत्र में जो थे, अपन ने पढ़ा कि कांसे के औजार भी मिले हैं, पत्थर के औजार भी मिले हैं, लेकिन ये जो टीन है वो भारत में उपलब्ध नहीं था। और तांबा भी जो है वो भारत में पूरे क्षेत्र में उपस्थित न होकर राजस्थान के खेतड़ी में, है ना, राजस्थान के जावर में, है ना, वहाँ पर जो है तांबा उपलब्ध था। मतलब तांबे की भी कमी थी और टिन की भी कमी थी। और जो क्योंकि इन दोनों की कमी थी इसलिए कांस्य भी कमी थी। तो कांस्य की कमी थी इसलिए वो क्या करते थे, ज़्यादातर पत्थर के औजार बनाते थे, लेकिन वो कांसे के भी औजार बनाते थे, लेकिन इतने नहीं बनाते थे क्योंकि इन दोनों की अब जो है वो कमी थी। और टिन तो आप देखोगे कि बाहर जो विदेशों से जो है मंगाया जाएगा, राइट। अयस्कों की शुद्धता दर्शाती है कि तांबे को राजस्थान के खेतड़ी तांबा खानों से प्राप्त किया जाता था। अभी बताया ना मैंने, जो तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था, राजस्थान के खेतड़ी से। राजस्थान में खेतड़ी में, राजस्थान में जो खेतड़ी तांबे की खान है वहाँ से जो है वो तांबा प्राप्त किया जाता था। हालांकि इसे बलूचिस्तान से भी लाया जाता था। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहाँ से भी जो है तांबा लाया जाता था। ये भारत में जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहाँ से भी ये तांबा लाया जाता था। संभवतः टीन को अफगानिस्तान से कठिनाई के साथ लाया जाता था, भले ही इसके पुराने कार्य हजारीबाग और बस्तर में पाए गए हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अभी बताया ना मैंने, टीन भी भारत में नहीं होता था तो टीन भी बाहर से लाते थे। तो टीन कहाँ से लाते थे, टीन लाते थे अफगानिस्तान से, याद रखना है ना, अफगानिस्तान से लाते थे टीन। तांबा लाते थे राजस्थान के खेतड़ी से। बस थोड़ा सा समझना, याद रखना नहीं है, समझना है कि अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान के बाहर से भी लाएंगे, देखना ईरान से भी लाएंगे। तो अफगानिस्तान से तो लाते थे टिन, और राजस्थान के खेतड़ी से लाते थे तांबा, और बलूचिस्तान से भी लाते थे तांबा, है ना। और ये जो टिन है वो हजारीबाग और बस्तर, जो छत्तीसगढ़ को झारखंड का जो इलाका है वहाँ से भी थोड़ा बहुत लाया जाता था। हड़प्पा स्थलों से बरामद हुए कांस्य उपकरण और हथियार से कुछ प्रतिशत टिन भी पाए गए। वो तो पाएंगे ही पाएंगे। हड़प्पा स्थलों से बरामद हुए कांस्य उपकरण और हथियारों में कुछ प्रतिशत टिन के भी पाए गए। मतलब जो कांसे के जो औजार है उसमें टिन मिला है, तो टिन तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कांसा बना ही किससे, तांबा और टिन से बना है कांसा, तो कांसे में टिन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ प्रतिशत हो सकता है किसी कांसे में टिन के प्रतिशत की मात्रा ज़्यादा हो सकता है किसी कांसे में टिन के जो प्रतिशत है उसकी मात्रा कम हो। तो ये अंतर हो सकता है कि टिन जो है वो ज़्यादा और कम हो सकता है कांसे में, लेकिन प्रेजेंट तो होगा ही होगा। हालांकि कांसे के सामानों को बनाने में उपयोग आने वाले जितने सामान हड़प्पा ने छोड़े, उससे यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज में कांस्य कारीगरों का महत्वपूर्ण समूह था। मतलब जितने औजार अपने को कांसे के मिले हैं, जितने जो हथियार है अपने को कांसे के मिले, जितने बर्तन अपने को कांसे के मिले हैं, है ना, जितने अवशेष अपने को कांसे के मिले, उन कांसों के अवशेषों, इन हथियारों, इन औजारों से ये पता चलता अपने को, ये तो पता अपने को आसानी से चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो कांसे की कारीगरी थी, जो कांसे का कार्य करने वाले थे, वो लोग अच्छी मात्रा में क्या थे, मौजूद थे। यानी कांसे का जो काम करने वाले मजदूर वर्ग था, कांसे का काम करने वाले जो मजदूर थे, उनका जो है वो महत्वपूर्ण समूह जो है वो उपस्थित था।
यानी कांसे का काम करने वालों की जो अच्छी खासी संख्या जो हड़प्पा सभ्यता में क्या थी, मौजूद थी, है ना। कांसे के जो काम करने वाले कारीगर होते हैं ना, उनकी जो अच्छी खासी संख्या जो मौजूद थी, हम इन अवशेषों से ये बात कह सकते हैं। उन्होंने न केवल मूर्तियों और बर्तनों का उत्पादन किया, बल्कि कुल्हाड़ी, आरी, चाकू और भाले जैसे विभिन्न उपकरण, हथियारों का भी उत्पादन किया। मतलब जो कांसे के जो कारीगर थे, उन्होंने न केवल बर्तन बनाए, बल्कि इससे आरी, चाकू, भाले, कुल्हाड़ी, ऐसे ऐसे औजार भी उन्होंने जो है बनाए। राइट। तो अपन ने क्या पढ़ा कि कौन कौन से कारीगर पाए जाते थे, कांसे का काम करने वाले कारीगर, राइट, तांबे पर काम करने वाले कारीगर, है ना। तो ऐसे ऐसे कारीगर और शिल्पकार जो है वो यहाँ पर पाए जाते थे हड़प्पा कालीन सभ्यता में। हड़प्पा कस्बों में कई अन्य महत्वपूर्ण हस्तशिल्प निर्मित विकसित हुए। हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाए गए औजार या हाथ से बनाई गई कला। तो वैसे जो हस्तशिल्प जो है वो भी हड़प्पा सभ्यता में विकसित हुए हैं। बुने हुए कपास का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है। कपास कहाँ मिलाई उगाई जाती थी, गुजरात के जो लोथल है वहाँ पर ये कपास उगाई जाती थी। और ऐसे कपास के बने कपड़ों के टुकड़े, मतलब कपड़े तो पूरे मिलेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो अवशेष के रूप में नष्ट हो गए, लेकिन कपड़ों के टुकड़े अपने को, कपास के बने हुए कपड़े के टुकड़े जो हैं अपने को मिले हैं। और इन टुकड़ों से अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो कपास का अच्छी से उत्पादन करते थे और उस कपास से जो है वो आगे जो है वो जो वस्त्र आदि का निर्माण भी करते थे। और कई वस्तुओं पर कपड़ों के निशान पाए गए हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी वस्तुएं भी मिली है जहां पर कपड़ों के निशान है। धुनाई यंत्र का उपयोग कताई के लिए किया गया था। बुनकर ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे, यानी बुनकर भी उस समय मौजूद थे। सोचो, बुनकर भी उस समय मौजूद थे जो कि कपास और ऊन का कपड़ा बुनते थे। ईंटों की विशाल संरचना ईंट निर्माण शिल्प ने महत्वपूर्ण होने का यह प्रमाण है और यह राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण है। मतलब अपन ने पढ़ा था अभी, एक टीले वाला शहर होता था, एक जो निचला नगर होता था, जो होता था, है ना, जो टीले वाला जो शहर होता था उसमें शासक वर्ग रहता था, है ना। हमने उसमें यह भी पढ़ा है कि जो शासक वर्ग है उनके एक मंजिल नहीं, दो मंजिल नहीं, तीन तीन मंजिल के घर हुआ करते थे, है ना। तीन तीन मंजिल के घर हुआ करते थे, अच्छे अच्छे भवन हुआ करते थे। तो ये भवन, ये घर कौन बनाता था, कौन बनाता था, राजमिस्त्री। कौन बनाता था, राजमिस्त्री वर्ग बनाता था। राजमिस्त्री वर्ग क्या होता है, राजमिस्त्री वर्ग होता है जो घर बनाने वाले होते हैं ना, जो इंजीनियर होते हैं, घर बनाने वाले जो कारीगर होते हैं, उनको कहते हैं राजमिस्त्री। तो वो राजमिस्त्री वर्ग जो था वो भी भली भांति और अच्छे खासे मात्रा में उपलब्ध था। ये वो इमारतें जो है वो शासक वर्ग की जो इमारतें हैं वो इस बात का संकेत देती है। हड़प्पा के लोग नाव भी बनाते थे। हड़प्पा के लोग नाव भी बनाते थे। हमने पढ़ा है कि वो नदियों में जो क्या करते थे, संचार, नदियाँ जो है वो संचार माध्यम के रूप में कार्य करती थी और वो नदियों के द्वारा जो है जो वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट करते थे और किससे करते थे, नावों से करते थे। तो ऐसी नावों के जो प्रमाण भी अपने को मिले हैं। आगे इस बात का वर्णन है कि मोहर निर्माण और टेराकोटा निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। मतलब ऐसे कारीगर भी थे जो कि मोहर का निर्माण करते थे, यानी मोहर निर्माण करने वाले कारीगर। और टेराकोटा, टेराकोटा मतलब क्या होता है, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगर जो हैं वो भी उस समय मौजूद थे। मोहर बनाने वाले कारीगर और टेराकोटा यानी मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगर भी उस समय अच्छी मात्रा में मौजूद थे। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, किस किस टाइप के कारीगर पढ़े, राजमिस्त्री पढ़े, मोहर और टेराकोटा बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर पढ़े, कपड़े बनाने वाले कारीगर बने पढ़े, भवन निर्माण बनाने वाले जो राजमिस्त्री वर्ग पढ़ा, शिल्पकार पढ़े, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। कांसे का काम करने वाले कारीगर पढ़े। तो ये अलग अलग टाइप के कारीगर है जो उस समय हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थे। सोनार, सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के गहने बनाते थे। अपने को वहाँ पर सोनार के प्रमाण भी मिले हैं। ये जो सोनार होते थे वो सोने, चांदी और तांबे और बहुमूल्य पत्थर से जो है वो क्या बनाते थे, गहने बनाते थे। तो उस समय सोनार, जो सोने पर काम करने वाले, वो भी मिले हैं। पहली दो सामग्री अफगानिस्तान से प्राप्त होती थी। मतलब जो सोना और चांदी, सोना और चांदी जो है वो कहाँ से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और जो बहुमूल्य पत्थर है वो दक्षिणी भारत से मंगाए जाते थे। जो दक्षिणी भारत होता था वहाँ की नदियों से मंगाए जाते थे बहुमूल्य पत्थर, राइट। तो बहुमूल्य पत्थर तो मंगाए जाते थे दक्षिणी भारत से।
सोना और चांदी मंगाए जाते थे अफगानिस्तान से। कहाँ से मंगाए जाते थे? अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। हड़प्पा के लोग मटका निर्माण के विशेषज्ञ थे। कुम्हार के पहिए का काफ़ी उपयोग किया गया था। यानी अपने पढ़ा ना चौक, ये ऐसा चौक होता है जो क्या होता है, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चौक जो है उसके प्रमाण भी अपने को मिले हैं। हड़प्पा ने चमकदार, चमचमाते मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किया जो उनकी विशेषता थी। अब वो मिट्टी के बर्तन केवल साधारण किस्म के नहीं बनाते थे, है ना, जैसे आज बनते हैं नहीं बनते, चमकदार मिट्टी के बर्तन, यहाँ पर कारीगरी की होती है, यहाँ पर डिज़ाइन बनाई होती है। ऐसे मिट्टी के बर्तन जो है वो उस समय जो लोग बनाते थे वो कैसे होते थे? चमकदार मिट्टी के बर्तन, चमचमाते मिट्टी के बर्तन, है ना, लाल मिट्टी के बर्तन, चमकीले मिट्टी के बर्तन, ऐसे मिट्टी के बर्तन वो उस समय बनाते थे। तो जैसा कि हमने इसमें क्या पढ़ा, देखो इस समय में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सोच के देखो आज कैसे, जैसे आज अपने समाज में देखो, आज मिट्टी के बर्तन, दिवाली के समय मिट्टी के दिए बनाते हैं, तो कौन बनाता है? जो मिट्टी का काम करने वाला होता है। तो आज जैसे मौजूद है उस समय मौजूद था। कपड़े बुनने वाले आज भी होते हैं, उस समय मौजूद थे। जो तांबे का काम करने वाला आज भी होते हैं, उस समय मौजूद थे। कांसा बनाने वाला आज भी होते हैं, उस समय मौजूद थे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। जो आज सुनार आज भी होते हैं, सोने का काम जो गहने बनाते हैं वो पहले भी थे। तो आज के संदर्भ में इसको कनेक्ट करके आप देखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, है ना। जैसे पशुपालन में आप सोचो, आज बकरी पालते हैं उस समय पालते थे, आज गाय पालते हैं उस समय पालते थे, आज बैल रखते हैं गाँवों में कृषि के लिए, उस समय भी रखते थे, आज ऊँट भी रखते हैं उस समय भी रखते थे, है ना। आज गधे भी लोग बहुत सारे पालते हैं, उस समय भी पालते थे। लेकिन ये एक चीज़ इसमें कुछ जो अजीब, जो अलग चीज़ है उसको याद रखना जरूरी। जैसे घोड़े, जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर ये क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, इसको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये हटके चीज़ है। क्योंकि वो सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित तो थे लेकिन इतने नहीं थे, तो वो परिचित नहीं है के बराबर ही थे, राइट। तो ऐसी चीज़ों को याद रखना है जो कि एकदम हटके है। बाकी आपको जो ये नॉर्मल चीज़ें उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, कि केवल इसको बस एक बार पढ़ना है और समझना है, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद हम आते हैं वाणिज्य और व्यापार पर। किस पर? एक और पॉइंट है अगला, वाणिज्य और व्यापार। क्या पॉइंट है? वाणिज्य और व्यापार, व्यापार और वाणिज्य। वही हड़प्पा के वासी जो है व्यापार कैसे करते थे उसके बारे में बताया है। कैसे करते थे? ज़्यादातर नदियों से करते होंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम नदियों से करते, बाकी पैदल भी करते थे, अलग अलग। अगर गधे बोझ के उठाने के लिए यूज़ करते थे तो इसका मतलब गधों से भी व्यापार करते होंगे वो, है ना, छोटी दूरी के लिए, है ना। सिंधु लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व की जानकारी न केवल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में पाए गए भंडारों से मिलती है, बल्कि कई मोहरों, एक ऐसी लिपि और एक व्यापक क्षेत्र में फैले नियमित वजन और माप से भी मिलती है। मगर यानी मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो व्यापार करते थे और वाणिज्य करते थे, उसके प्रमाण अपने को कहाँ मिले? इसके प्रमाण मिले हैं अपने को भंडार, यानी अपने को हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, लोथल सभ्यता जो है, यानी लोथल जो स्थल है, हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो स्थल और लोथल स्थल जो है, वहाँ पर बड़े बड़े भंडार मिले। मतलब क्या है भंडार? मतलब स्टोरेज एरिया। जैसे आज अपने देखना, जैसे कि अमेजन का वेयर हाउस होता है, एक नहीं होता अमेजन वेयर हाउस, जहाँ पर अमेजन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो रखे जाते हैं। फ्लिपकार्ट वेयर हाउस, फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट रखे जाते हैं ना, तो ये क्या है? वेयर हाउस है। क्या? स्टोरेज एरिया, वेयर हाउस है। तो वैसे बड़े बड़े वेयर हाउस अपने को हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता और जो लोथल है वहाँ के स्थलों से अपने को मिले। तो एक प्रमाण तो ये भंडार हो गया, स्टोरेज एरिया हो गया, है ना, वेयर हाउस हो गया। दूसरे प्रमाण अपने को मोहर मिले, यानी कि उस समय जो थे व्यापार जब करते थे लोग तो एक मोहर का यूज़ करते थे। जैसे कि मान लो कोई अफगानिस्तान से कोई व्यापार, कोई वस्तु है जो अपने, जैसे कि मान लो कोई मेसोपोटामिया से कोई वस्तु है जो भारत के, जो हड़प्पा सभ्यता वहाँ पर कोई भेजी जाती थी, तो वो एक मोहर जो है वो उसका यूज़ करते थे। कौन? जो मेसोपोटामिया के लोग थे, उस सामान को पैक करके उस पर एक मोहर लगा देते थे। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में आप देखते हो आज, जैसे मोहर लगा देते थे ताकि क्या होता था, वो उस जो सामान है वो लंबे समय तक, यानी जो लंबी दूरी तय करता था उस समय, दूरी के दौरान जो क्या वो सुरक्षित रह सके, है ना, उसको कोई खोल ना सके। तो ऐसी मोहरों का जो यूज़ करते थे, ये जो मोहरें हैं वो भी एक प्रमाण है कि उस समय जो व्यापार है वो अच्छी तरह से
फला फूला। और एक जैसी लिपि, अगर आप देखोगे तो लगभग हड़प्पन जो सभ्यता है पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता में लगभग एक जैसी लिपि यूज़ हुई है। मतलब आप उत्तर में चले जाओ, दक्षिण में चले जाओ, पूरब में चले जाओ या पश्चिम में चले जाओ, जितने भी हड़प्पाकालीन स्थल है वहाँ पर सभी जगह एक ही लिपि का यूज़ किया जाता था। ये लिपि भी एक जैसी लिपि जो है वो प्रमाण है कि वहाँ पर वाणिज्य और व्यापार जो था वो अच्छी तरह से फला फूला था, राइट। इसके अलावा और क्या प्रमाण है? एक तरह से माप व वजन, जैसे कि जो वस्तु को तोला जाता था उस समय क्या किया जाता था, एक तरह का वजन करने के लिए और माप करने के लिए जो मापक यूज़ किए जाते थे, क्या यूज़ किए जाते थे? मापक। जो वजन करने के लिए और तोलने के लिए जो मापक यूज़ किए जाते थे वो मापक और जो थे वो एक जैसे थे। मतलब जितने भी हड़प्पा स्थल है ना, वहाँ पर सभी पर एक जैसे मापक का यूज़ किया जाए। जैसे मान लो 1 kg का कोई वेट है तो 1 kg का वेट सभी जगह पर एक जैसा ही होता था, ताकि क्या हो, व्यापार में कोई दुविधा ना हो। ये भी जो चीज़ है वो प्रमाण है कि उस समय जो व्यापार है वो अच्छी तरह से क्या था, फैला हुआ था। मतलब कौन कौन से प्रमाण है? एक जैसी लिपि, एक जैसा वजन, एक जैसा माप, मोहरों का यूज़ होना, भंडार स्टोरेज सिस्टम यानी वेयर हाउस का मिलना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्रमाण है किसकी? जो व्यापार है उस समय भली भांति यानी अच्छी तरह से था वो उसके प्रमाण है, राइट। सिंधु संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा समूह ने पत्थर, धातु, खाल आदि का काफी व्यापार किया। वो किस किस चीज का व्यापार करते थे? पत्थर का व्यापार करते थे। अब ये कौन से पत्थर? नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये वो चकमकाते पत्थर है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना पहले, ऐसे पत्थर है, महंगे पत्थर, जिनसे वो बनाते थे गहने। क्या बनाते थे? गहने बनाते थे, मोती बनाते थे इन पत्थरों से। ये वो पत्थर है ना, जो महंगे पत्थर होते हैं उनका व्यापार करते थे। धातु का व्यापार करते थे। पढ़ा ना आपने, टीन कहाँ से मंगाई जाती थी? अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी, है ना। तांबा भी बाहर से मंगाया जाता था। तो ये जो आर्सेनिक भी बाहर से मंगाया जाता था, है ना। तो ये आर्सेनिक, तो इन चीज़ों का जो धातु है उनका वो व्यापार करते थे। मोती, गहने और बनाने के लिए पत्थर का व्यापार करते थे। खाल मतलब जो पशुओं की खाल होती थी उनका भी वो व्यापार करते थे। हालांकि उनके शहरों में उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं था। मतलब यानी जो हड़प्पा काल में अपने को जो वस्तुएं मिली है, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जिनका कच्चा माल भारत में उपलब्ध था ही नहीं। तो वो कच्चा माल कहाँ से मंगाते थे? भाई व्यापार से मंगाते थे। कहाँ से? विदेशों से। कहाँ से मंगाते थे? विदेशों से, मेसोपोटामिया सभ्यता से, अफगानिस्तान से, है ना। वहाँ से वो कच्चा माल मंगाते थे और उस कच्चे माल को वो पक्के माल में परिवर्तित करते थे। वे धातु के पैसों का उपयोग नहीं करते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली का आदान प्रदान करते थे। यानी उस समय जो था वो आज जैसे अपन नहीं है, कोई सामान खरीदना होता है तो अपन उसको पैसे देते हैं फिर वस्तु खरीदते हैं। उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था। उस समय कैसा था? वस्तु विनिमय का सिस्टम था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है सामान के बदले सामान। यानी आपको गेहूँ चाहिए, आप मुझसे गेहूँ ले लो, और मुझे क्योंकि चावल चाहिए आप मुझे चावल दे दो। तो ये होता है वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय जो उस समय प्रचलित था, पैसों के बदले सामान नहीं लिया जाता था। तैयार माल और संभावित अनाज के बदले वे नाव और बैलगाड़ी के साथ पड़ोसी क्षेत्रों में से धातु खरीदते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अनाज से, किससे? अनाज के बदले क्या खरीदते थे? धातु खरीदते थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था? अनाज बहुत प्रचुर मात्रा में होता था। इसके बारे में हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा कि हड़प्पा जो कृषि का टॉपिक था, उस कृषि के टॉपिक में हमने पढ़ा कि अनाज जो है हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता था, उत्पादन करते थे। तो उस अनाज के बदले वो विदेशों से क्या खरीदते थे? धातु खरीदते थे। क्योंकि अपने यहाँ पर तांबा नहीं था, टीन नहीं था और सैनिक नहीं था, इसलिए इन धातु का जो वो आयात करते थे वो विदेशों से करते थे। क्या देकर? अनाज देकर। क्योंकि अपने यहाँ पर क्या होता था? अनाज ज़्यादा होता था। वे पहियों का उपयोग जानते थे। मतलब उस समय जैसे हमने पढ़ा ना, ये जो चौक है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो चौक का उपयोग किया जाता था, तो ये भी तो गोल ही है। तो इन्होंने पहिए का आविष्कार भी कर लिया था। पहिए का आविष्कार मतलब जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ बैलगाड़ी बनने लगी, है ना। तो पहिए का आविष्कार भी उन्होंने क्या कर लिया था? उस समय हो चुका था। हड़प्पा के में ठोस पहियों वाली गाड़ियां उपयोग में थी। अब जैसे उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया तो गाड़ियां भी बनने लगी। कौन सी? ठोस पहियों वाली गाड़ियां। ठोस पहियों वाली गाड़ियां मतलब पत्थर के पहिए, लकड़ी के पहिए, ऐसे पहिए थे। ऐसे अपने जैसे रबड़ के पहिए नहीं थे। किसके पहिए थे? पत्थर के पहिए। ऐसे बड़ा सा पत्थर ले लिया, उसके बीच में छेद कर लिया और लकड़ी से उनको जोड़ दिया दो पहियों को, तो ये हो गया पत्थर के पहिए।
तो ऐसे पहियों वाली गाड़ियां जो है उस समय होती थी। प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने बिना स्पोक वाले पहिए के आधुनिक एक्के के रूप में के स्वरूप का इस्तेमाल किया। हड़प्पा ने बिना स्पोक वाले मतलब क्या होता है, जैसे आज अपन पहिया देखते हैं तो उसके बीच में ऐसे रिंग होती है, उस रिंग के साथ ऐसे स्पोक होते हैं, ऐसे स्पोक। ऐसे स्पोक वाले पहिए नहीं थे। कैसे पहिए थे? ठोस पहिए एकदम, ऐसे पत्थर का पत्थर, पूरा पत्थर है, पूरा पत्थर है और बीच में छोटा सा छेद कर दिया, तो ऐसे वाले पहिए होते थे। ऐसे स्पोक वाले पहिए नहीं होते थे, ऐसे नहीं होते थे ना, ऐसे पहिए होते थे। इनका वजन क्या होता था? बहुत ज़्यादा भारी होते थे। लेकिन नी से भला कुछ था। अब ऐसा पहिया तो बाद में धीरे धीरे वो समय के साथ बनाएंगे, लेकिन ऐसा तो उन्होंने बनाया ना। तो ये हड़प्पा का व्यावसायिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ था। मतलब हड़प्पा के वासी जो व्यापार किन किन देशों से करते थे, यानी किन किन स्थानों से करते थे? वो राजस्थान से भी व्यापार करते थे, है ना, वो अफगानिस्तान से भी करते थे, वो ईरान से भी व्यापार करते थे। तो इन तीनों जगहों से वो व्यापार करते थे। देखो, ईरान से भी व्यापार करते थे, कितना दूर है, फिर भी यहाँ से व्यापार करते थे। क्या मंगाते थे यहाँ से? टिन मंगाते थे, टिन। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापार कॉलोनी की स्थापना की, जिससे मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में मदद मिलती है। मतलब जैसे आज होते कि नहीं होते, आज जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे व्यापारी जो अपना एक मंडल बना देते हैं, व्यापारी अपना जो साथ में बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी मिलकर अपना एक संगठन बना देते। क्या बना देते? संगठन। क्या बना देते हैं? संगठन बना देते। उसी प्रकार पहले के जो व्यापारी थे वो भी आपस में मिलकर क्या बना देते थे? संगठन बना देते थे। और संगठन की सहायता से या उस संगठन की मदद से वो क्या करते थे? दूसरे देशों के व्यापार करने में उस संगठन की सहायता से वो दूसरे देशों से व्यापार करते थे या फिर दूसरे देशों के व्यापारों से जुड़ते थे। राइट राइट दोस्तों, समझ में आया? उनके इस शहर में टाइग्रिस नदी और यूफ्रेटस महानद घाटी के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। मतलब वो कह रहे हैं कि जो हड़प्पा वासी के लोग थे उस समय जो ईरान में जो दो नदियाँ थी, कौन सी नदी? टाइग्रिस नदी। कौन सी नदी? टाइग्रिस नदी। यानी ईरान में दो नदियाँ थी, टाइग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी। कौन सी नदी? यूफ्रेटस नदी। जो टाइग्रिस नदी थी और जो यूफ्रेटस नदी थी, उसके आसपास जो व्यापारी रहते थे, उन व्यापारियों से ये हड़प्पा वासी जो है वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। राइट, तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है। मेसोपोटामिया में कई हड़प्पा मोहर की खोज की गई है और प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने मेसोपोटामिया के शहरी लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सौंदर्य प्रसाधनों की नकल भी की। मतलब जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वहाँ से अपने को हड़प्पा काल के समय की मोहरें मिली है। तो सोचो ये मोहरें वहाँ पर कैसे पहुँची होगी? व्यापार के जरिए पहुँची होगी। अपने को इस हड़प्पा सभ्यता में भी मेसोपोटामिया के जो मोहरें यूज़ होती थी वो मोहरें जो है अपने को हड़प्पा सभ्यता में मिली है। तो सोचो ये मेसोपोटामिया की मोहरें यहाँ पर कैसे पहुँची हो, यानी मेसोपोटामिया की जो मोहरें वो लगी हुई छाप अपने को हड़प्पा में कैसे पहुँची होगी? ऑब्वियसली व्यापार के जरिए पहुँची होगी, है ना। तो इसका मतलब व्यापार इन दोनों के बीच होता था। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कैसे, किन चीज़ों का व्यापार होता था? सौंदर्य प्रसाधन, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट। जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते थे वो जो है वो मेसोपोटामिया से मंगाए जाते थे। राइट, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई व्यापार कितना फला फूला था, यानी ऐसा छोटा मोटा व्यापार नहीं था, बहुत ही उच्च स्तर का व्यापार था इन दोनों सभ्यताओं के बीच में, दोनों देशों के बीच में, है ना। ईरान के बीच में, मेसोपोटामिया के बीच में, हड़प्पा सभ्यता के बीच में और हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थलों के बीच में भी, है ना। हड़प्पा ने लापिस लजुली क्षेत्र के दूर दूर तक व्यापार किया। लापिस लजुली, लापिस लजुली ये भी क्षेत्र है यूरोप में। इन क्षेत्रों के साथ भी हड़प्पा वासियों ने व्यापार किया, जबकि ये बहुत दूर दूर स्थित है फिर भी, क्योंकि उस समय तक उन्होंने पहिए का आविष्कार कर दिया था। लापिस की बनी वस्तुओं ने शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा में योगदान किया। अब लापिस से जो वस्तु होती थी उसको कौन मंगाता था? जो शासक वर्ग होते थे वो अपने शान और शौकत को बढ़ाने के लिए लापिस में बनी हुई महंगी महंगी चीज़ों को, गहने को, मोतियों को, है ना, इनको मंगाते थे। मेसोपोटामिया दस्तावेज के अनुसार ईसा पूर्व 2350 के आसपास से मेलुआ
सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम के साथ व्यापारिक संबंधों के संकेत मिलते हैं। यानी मेसोपोटामिया के जो अभिलेख आप देखोगे, यानी आप मेसोपोटामिया के अभिलेखों, आप अगर मेसोपोटामिया के अभिलेखों में देखोगे तो वहाँ पर मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया है। अगर आप मेसोपोटामिया के अभिलेखों में देखोगे तो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है वहाँ पर एक वर्ड का यूज़ हुआ है, मेलुआ वर्ड। कौन सा वर्ड? मेलुआ वर्ड। ये जो मेलुआ वर्ड है वो मेसोपोटामिया के लोगों ने किसके लिए यूज़ किया है? वो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के लिए यूज़ किया है। मतलब उस समय जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे। क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे। तो मेलुआ के साथ भी वो व्यापार करते थे, मतलब वही सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया ये ग्रंथ बताते हैं, यानी मेसोपोटामिया के ग्रंथ बताते हैं कि ये जो लोग हैं मेसोपोटामिया के लोग वो मेलुआ शब्द के यानी मेलुआ के लोगों के साथ व्यापार करते थे। और ये मेलुआ के लोग कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। मेसोपोटामिया ग्रंथों में दिलमुन और मक्कन नाम के दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशन का उल्लेख है। यानी दो स्टेशन है व्यापारिक स्टेशन। कौन कौन से? दिलमुन, एक है दिलमुन और एक है मक्कन। ये दो जो है व्यापारिक स्टेशन है। व्यापारिक स्टेशन समझ लो कि एक ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सभी व्यापारी आपस में मिलते हैं और व्यापार करते हैं, वैसा क्षेत्र है दिलमुन और मक्कन। और ये दिलमुन और मक्कन आपको कहाँ मिलेंगे? यूरोप के जो है, सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पर आपको ये क्षेत्र मिलेंगे, राइट। जो मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच है, मतलब दिलमुन कहाँ है? मेसोपोटामिया। और मक्कन भी कहाँ है? मेसोपोटामिया और दिलमुन और मक्कन कहाँ है? जो मेसोपोटामिया ये है और जो हड़प्पा सभ्यता उनके बीच में ये दो क्षेत्र हैं जहाँ पर मेसोपोटामिया के लोग और हड़प्पा क्षेत्र के लोग आते थे और आपस में क्या करते थे? व्यापार करते थे। मतलब दिलमुन और मक्कन क्या है? एक व्यापारिक क्षेत्र है जहाँ पर दोनों क्षेत्रों के व्यापारी मिलते थे और व्यापार करते थे, राइट। दिलमुन सभ्यता फारस खाड़ी पर बहरीन के रूप में पहचाना जाता है। बहरीन मतलब जो ईरान है, ईरान जो आप जो बहरीन, आज का जो बहरीन है ना, आप देखो सऊदी अरब के आसपास ही है बहरीन। ओमान में, ओमान जो है ना, ओमान के पास है बहरीन। तो उस बहरीन को जो लोग है पहले क्या कहते थे? दिलमुन कहते थे, दिलमुन। तो वही दिलमुन एक व्यापारिक केंद्र है। उस बंदरगाह वाले शहर में हजारों कब्रों के उत्खनन की आवश्यकता है। यानी इस बंदरगाह नगर है जो दिलमुन है ना वो, तो वहाँ पर बंदरगाह वाले शहर में हजारों कब्रों के उत्खनन की आवश्यकता, मतलब आज भी अपने को बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ के से उत्खनन करके अपने को क्या करनी है? पता लगानी है, राइट दोस्तों। तो इस पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा कि जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका व्यापार कैसा था, उसका वाणिज्य कैसा था, राइट। तो व्यापार और वाणिज्य क्या था? नेक्स्ट लेवल था। नेक्स्ट लेवल मतलब अच्छे फला फूला हुआ था। और न केवल हड़प्पा जो क्षेत्र है उनके साथ था, बल्कि जो विदेशी जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, जो मिस्र की सभ्यता थी, उनके साथ भी ये व्यापार जो था उस समय अच्छी अवस्था में था, राइट। तो अभी तक अपन ने जो हड़प्पा सभ्यता उसके बारे में व्यापार और वाणिज्य पढ़ लिया है ना। कारीगर और शिल्प भी पढ़े हैं, पशुपालन भी पढ़ा, कृषि के बारे में भी पढ़ा है ना, जो शहरी योजना थी उसके बारे में पढ़ा, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा। इससे जो आने वाली अगली वीडियो होगी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो हड़प्पा सभ्यता था उसका सामाजिक संगठन कैसा था? सामाजिक संगठन मतलब समाज में लोग कैसे रहते थे वो। राजनीति कैसी थी, मतलब पॉलिटिक कंडीशन कैसी थी, राजा था, उसके अंदर जो मंत्री थे वो थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक परंपराएं कैसी थी, मतलब वो किस धर्म को मानते थे, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, राइट। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि रियल में जो हिस्ट्री की शुरुआत होती है वो रियल में हड़प्पा सभ्यता से ही होती है। इससे पहले जो पढ़े थे वो इम्पोर्टेंट तो है, इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, मगर जो रियल हिस्ट्री की शुरुआत होती है वो हड़प्पा सभ्यता से होती है। इसीलिए चैप्टर थोड़ा बड़ा है और उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन मेंस में और प्री में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।